नमस्कार। इस वीडियो में हम रैखिक प्रोग्रामन से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें प्रश्न हमें सीधे न देते हुए एक भाषा के रूप में एक परिस्थिति को बताते हुए होंगे। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि सबसे पहले हम ये तय करें कि हमें ज्ञात क्या करना है और उन दी हुई शर्तों को गणितीय रूप में हम बदलेंगे और उसके बाद में फिर गणितीय रूप में हम असमीकाओं को प्राप्त करेंगे और फिर उन असमीकाओं को ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम लोग ग्राफी विधि से हल करना सीख चुके हैं, कक्षा 11वीं में भी सीख चुके हैं और इसके पहले वाली प्रश्नावली में भी हम हल करना सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नावली 12.2 जिसमें प्रश्न समस्या के रूप में दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को किस प्रकार से गणितीय रूप में बदला जाएगा और हल किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है। रेशमा दो प्रकार के भोजन P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A तथा 11 मात्रक विटामिन B हों। भोजन P की लागत 60 किलोग्राम 60 रुपये प्रति किलोग्राम और भोज्य Q की लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। भोज्य P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है, जबकि भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि हमें देखना है कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करना है। अब लागत भी हमें दी हुई है कि P प्रकार के भोज्य की लागत 60 किलोग्राम और Q प्रकार के भोज्य की लागत 80 किलोग्राम है। तो जब तक हमें भोज्य P और Q की मात्रा न मालूम हो तब तक हम लागत ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले तो ज्ञात करना होगा P और Q की मात्रा। तो चूंकि ये अज्ञात है इसलिए हम P की जो मात्रा है उसको हम x किलोग्राम और Q की मात्रा को y किलोग्राम ये मान लेते हैं। अब यदि इस प्रश्न को इस टेबल के रूप में बदल दिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए ये टेबल बनाया है, भोज्य, मात्रा, विटामिन, विटामिन B और दर। तो ये जो कॉलम दिख रहा है इसके द्वारा हम हमारा Z फंक्शन जो न्यूनतम लागत के लिए होगा, जिसको हम उद्देश्य फलन कहते हैं, वो इससे तय होगा। और मात्रा हमें ज्ञात करना है, ये अज्ञात राशि है, तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। फिर दो शर्तें दी हुई है, विटामिन A के लिए शर्त दी है और विटामिन B के लिए शर्त दी है। विटामिन A के लिए शर्त दी है कि भोज्य P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन होना चाहिए और भोज्य Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन होना चाहिए। और इसी प्रकार विटामिन B P मात्रक में 5 किलोग्राम 5 मात्रक और Q में 2 मात्रक। ये हमने ये जो टेबल बनाई है ये प्रश्न के हिसाब से हमने बनाई है। अब हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन ये है कि मिश्रण में विटामिन A अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A, यानी विटामिन A की मात्रा 8 होना चाहिए। यानी यदि मात्रा हम x माने तो विटामिन A की मात्रा 3x और Q में 4y हो जाएगी और इन दोनों का योग 8 से कम होना चाहिए। ये पहली शर्त हो गई। फिर विटामिन B के लिए हम शर्त देखें तो विटामिन B के लिए भी शर्त हमें दी हुई है कि पहले में 5 मात्रक और दूसरे में Q में 4 मात्रक 2 मात्रक और इसका मान 11 से कम होना चाहिए। विटामिन 11 मात्रक विटामिन B हो, यानी इसकी जो रेंज होगी वो 11 तक होगी। अब इन के आधार पर हम अपने असमीकाओं का निर्माण करते हैं।
तो हमारा उद्देश्य फलन तो हो जाएगा z इजिकल टू 60x प्लस 80y। और विटामिन ए के लिए यदि हम देखें तो 3x प्लस 4y, और ये कम से कम 8 होना चाहिए, यानी 3x प्लस 4y का मान 8 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से विटामिन बी कम से कम 11 मात्रक होना चाहिए, तो ये 5x प्लस 2y का मान 11 से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11। अब हमारे पास में ये शर्तें भी आ गई है, और इस उद्देश्य फलन z का न्यूनतमीकरण करना है, यानी इसकी सबसे कम कीमत मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों रेखाओं असमिकाओं के संगत रेखा बनाएंगे, और दोनों रेखाओं को हम प्लॉट करेंगे, और फिर ये क्षेत्र डिसाइड करेंगे कि इस रेखा में ये वाला क्षेत्र उस रेखा के किस तरफ है। इसी तरह से दूसरी रेखा के लिए देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहली रेखा के लिए जो क्षेत्र होगा वो हम इस रेखा संगत रेखा 3x प्लस 4y बराबर 8 होगी, और इस पर हमने दो बिंदु ज्ञात किए। ठीक इसी तरह से जैसे एक बार x बराबर 0 रखा तो y का मान मिला, और y का मान 0 रखा तो x का मान मिला। ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए, और अब हमें ये देखना है कि ये जो अभीष्ट क्षेत्र है उसमें मूल बिंदु आता है या नहीं आता है। तो मूल बिंदु x बराबर 0 y बराबर 0 इसमें रखा हमने, तो हम देख रहे हैं 0 बड़ा है 8 से, और जो सत्य नहीं है इसका मतलब कि उस क्षेत्र में मूल बिंदु नहीं आएगा। तो आइए देखें इस चित्र में, ये 8/3 0 और ये 0 2, और हमने देखा कि मूल बिंदु इस अभीष्ट क्षेत्र में नहीं आ रहा है, यानी ये पूरा क्षेत्र इस रेखा के लिए ये ऊपर वाला क्षेत्र ये अभीष्ट क्षेत्र होगा। ठीक इसी ढंग से दूसरी रेखा के लिए देखें हम, दूसरी रेखा है दूसरा क्षेत्र है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। इसके भी दो बिंदुओं को हमने ज्ञात किया, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0। ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं, और इसमें भी हमने जब 0 0 रखा तो हम प्राप्त कर रहे हैं कि ये मूल बिंदु इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वो इस इनइक्वलिटी को संतुष्ट नहीं करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि इस रेखा दूसरी रेखा के लिए भी अभीष्ट क्षेत्र ये वाला हिस्सा है जिसमें मूल बिंदु नहीं है। अब इन दोनों रेखाओं का जो कॉमन एरिया है वो हम देख सकते हैं कि जिसको हमने शेडेड किया है। ये वाली रेखा भी ऊपर की तरफ जा रही है और ये वाली रेखा भी इस दिशा में जा रही है, तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है हमें, ये दोनों के लिए कॉमन एरिया है। तो अब हमारा उद्देश्य जो होगा वो ये होगा कि ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ जहाँ पर भी ये शीर्ष बन रहे हैं, तो ये P बिंदु, A बिंदु और D बिंदु, इनके निर्देशांक हम ज्ञात करें, और इन बिंदुओं पर हम देखें कि जो हमारा फलन है उद्देश्य फलन Z, उसमें किस बिंदु पर मान सबसे कम मिलता है। तो आइए देखते हैं, हमने प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लिए, P ज्ञात कर लिया, और कोने के जो बिंदु हैं शीर्ष बिंदु उनके हमने मान ज्ञात कर लिए, और इन बिंदुओं के संगत हमने Z का मान निकाला। तो हम देख रहे हैं कि बिंदु 2 1 2 और 8 3 0 पर इसका मान न्यूनतम मिल रहा है, यानी इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर ये मान न्यूनतम मिल रहा है, यानी इसके और इसके बीच के जितने भी बिंदु इस रेखा पर स्थित होंगे उन सभी बिंदुओं पर Z का मान न्यूनतम होगा, और वो न्यूनतम मान होगा 160। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है, तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया जाए कि
केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। अब इस प्रश्न को यदि हम समझें तो हम देख रहे हैं कि हमें 2 प्रकार के केक बनाना है और केकों की अधिकतम संख्या। तो यदि पहले प्रकार के केक को हम x से व्यक्त करें और दूसरे प्रकार के केक को y से व्यक्त करें तो हमें अधिकतम संख्या यानी z = x + y का मान ज्ञात करना है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो माना कि पहले प्रकार के केक x बनाना है और दूसरे प्रकार के केक y बनाना है, तो जो हमारा उद्देश्य फलन होगा वो हो जाएगा z = x + y। फिर से प्रश्न को देखें हम। अब हमने टेबल इस तरह से बना लिया कि एक तरफ हमने आटा ले लिया, एक तरफ वसा ले लिया। अब पहले वाले केक के लिए हमें 200 ग्राम आटा लगता है और दूसरे वाले केक के लिए 100 ग्राम आटा लगता है। तो यदि हम आटे की बात करें और आटा हमारे पास उपलब्ध है 5 किलो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम पहले प्रकार के एक्स केक बना रहे हैं तो उनमें आटा लगेगा 200 × x, और इसी प्रकार दूसरे केक बना रहे हैं तो उनमें आटा लगेगा 100 × y, और ये दोनों मिलकर के 5 किलो से कम होना चाहिए। तो शर्त हो जाएगी 200x + 100y, और ये होना चाहिए 5 किलोग्राम से कम, तो <= 5000। या इसको सरल करके लिखें तो 2x + y छोटा है या बराबर है 50 से। ये पहली शर्त हो गई, ये आटे के लिए हो गई। अब वसा के लिए देखें हम, तो वसा पहले प्रकार के केक में वसा 25 ग्राम लगती है और दूसरे केक में 50 ग्राम लगती है। तो चूंकि पहले प्रकार के केक की संख्या x है तो पहले प्रकार में लगेगी 25x और दूसरे प्रकार में लगेगी 50y, और ये दोनों मिलकर के 25x और 50y का मान 1 किलो से कम होना चाहिए। तो इसी को यदि हम शर्त के रूप में लिख दें तो 25x + 50y का मान 1 किलोग्राम से यानी 1000 ग्राम से कम होना चाहिए। और इसको भी यदि सरल करके लिख दें तो ये x + 2y <= 40। अब हमारे पास में 2 शर्तें आ गई, और x और y का मान धनात्मक होना चाहिए और उद्देश्य फलन z का मान अधिकतमीकरण करना है। अब ये एक सरल प्रश्न बन गया लीनियर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ, और इसको अभी हम आसानी से हल कर सकते हैं। पहले इसके संगत रेखा को प्लॉट करेंगे, फिर इसके संगत रेखा को प्लॉट करेंगे, फिर ये क्षेत्र डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला क्षेत्र, और उसके बाद में शीर्ष बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली, और पूरी करने के बाद हमने जो डायग्राम ग्राफ बनाया है उसमें ये जो शेडेड एरिया है वो हम प्राप्त कर रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि ये जो शीर्ष बिंदु है, पहला बिंदु शीर्ष दिख रहा है O, दूसरा बिंदु दिख रहा है A जिसके निर्देशांक 25 0 है, फिर ये रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हम P से व्यक्त कर रहे हैं, इसके निर्देशांक आए 20 10, और बिंदु D जिसके निर्देशांक है 0 20। अब इन बिंदुओं पर हमें z का मान ज्ञात करना है। तो ये इन बिंदुओं पर हमने z का मान यानी x + y का मान ज्ञात किया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मान मिलेगा 25, इस स्थिति में मान मिलेगा 30, और इस स्थिति में मान मिलेगा 20। तो हम देख रहे हैं कि z का मान अधिकतम हमें बिंदु 20 10 पर मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x का मान 20 और y का मान 10 होने पर हमें अधिकतम संख्या प्राप्त होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्रकार के 20 केक बनाना है और दूसरे प्रकार के 10 केक बनाना है। अब आप सभी विद्यार्थियों को इस प्रकार के प्रश्नों का स्वरूप समझ में आने लगा होगा, जिसमें हम किसी गणितीय रूप में इस दिए हुए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा कि इन प्रश्नों को आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। स्वयं इनइक्वलिटीज़ जो असमीकाएँ हैं, शर्तें, वो आप बनाने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, और न आने पर इस प्रकार के वीडियो का आप उपयोग करें जहां आप अपने जो
असमीकाएँ बनाई उनको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें स्वयं करने से आप लोग ज़्यादा सीख पाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न भी देखें। इसमें हमें टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं एक कारखाने में। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा और 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है, यानी 1.5 घंटे मशीन पर काम और 3 घंटे मैन्युअली शिल्पकार द्वारा समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। दूसरी चीज पूछी है, रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 और 10 हो तो कारखाने को अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए यदि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। अब इस प्रश्न में 2 उद्देश्य फलन है, यानी हमें कितनी संख्या में बनाया जाए ये पूछा है और अधिकतम लाभ पूछा है। तो इस प्रश्न को भी हम 2 हिस्सों में करेंगे। तो सबसे जरूरी ये है कि हमें ये संख्या मालूम हो कि टेनिस के रैकेट कितने बनाना है और क्रिकेट के बल्ले कितने बनाना है। ये चीज़ अज्ञात है, इसलिए हमने इनको मान लिया कि x टेनिस के रैकेट बनाना है और y क्रिकेट के बल्ले बनाना है। अब यदि इसको हम टेबल के रूप में देखें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रैकेट के लिए x संख्या, बल्ले के लिए y। अब रैकेट के लिए जो मशीनी समय है वो 1.5 घंटा है, बल्ले के लिए 3 घंटा है, शिल्पकार के लिए समय 3 घंटा है और बल्ले के लिए 1 घंटा है। लाभ 20 रुपये है और ये 10 रुपये है। अब इस टेबल की सहायता से हमें गणितीय रूप में बदलना आसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मशीन के लिए उपलब्ध समय 42 घंटे है। तो यदि रैकेट हम देखें तो 1.5 गुणित x प्लस 3 गुणित y, इसका मान 42 से कम होना चाहिए। और इसी तरह से x गुणित 3 प्लस y गुणित 1 का मान 24 से कम होना चाहिए। तो ये 2 शर्तें हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ये पहली शर्त हो गई और ये दूसरी शर्त हो गई। अब आगे की और हमारा z हो जाएगा यहाँ पर लाभ। यदि हम लाभ देखें तो पहले पर 20 रुपये प्रति रैकेट, तो x रैकेट है तो 20x और ये 10y। तो इस तरह से लाभ हो जाएगा 20x प्लस 10y। अब हमारे पास में उद्देश्य फलन ये हो गया और शर्तें ये हो गई। तो इन शर्तों के आधार पर हम जिस तरह से प्रश्न को हल करते आए हैं, हम पहले इस क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए इस दी हुई असमीका को संगत रेखा में बदलेंगे। संगत रेखा पर 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, 2 बिंदुओं को मिलाएंगे, उनसे रेखा प्राप्त होगी और फिर हम वो क्षेत्र तय करेंगे कि उसमें मूल बिंदु आता है या नहीं आता। तो इसके संगत हम देख सकते हैं सरल रेखा होगी x प्लस 2y बराबर 28 और ये बिंदु 2 बिंदुओं से होकर के जा रही है। और इसमें यदि हम 0 0 रखें तो हम पाते हैं कि सत्य है। इसका मतलब इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का वो क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु आता है। तो आइए इसको चित्र में देखें। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इन 2 बिंदुओं को इस तरफ वाला हिस्सा यहाँ पर आ रहा है। बिंदु हमने ज्ञात किए हैं 28 0 और 0 14। तो ये 28 0 और 0 14, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा में 2 क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें हमने वो वाला क्षेत्र लिया जिसमें मूल बिंदु है। इसी तरह से दूसरी रेखा हम ज्ञात करेंगे। दूसरी रेखा के संगत, दूसरा क्षेत्र के संगत रेखा होगी 3x प्लस y बराबर 24। तो 2 बिंदु हमें प्राप्त होंगे 8 0 और 0 24। और यहाँ पर भी हम मूल बिंदु रख करके देखेंगे तो हम पा रहे हैं कि ये इस क्षेत्र में ही स्थित है। तो दोनों
के लिए जो कॉमन एरिया होगा, इस रेखा के लिए भी ये वाला हिस्सा होगा और इस रेखा के लिए भी यही वाला हिस्सा होगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन एरिया होगा वो शेडेड हमने किया हुआ है। और अब इन चारों बिंदुओं के हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए। तो ये बिंदु है 0 0, ये बिंदु 8 0 और ये बिंदु हमने ज्ञात किया है रेखा 1 और 2 के प्रतिच्छेद से। तो ये बिंदु आ जाएगा 4 12। अब इन चारों बिंदुओं पर हम z का मान रख करके देखें तो z का मान हो जाएगा 20x + 10y। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये z का अधिकतम मान हमें प्राप्त हो रहा है इस बिंदु पर 4 12 पे। यानी यदि हम 4x का मान 4 लें और y का मान 12 लें, यानी 4 रैकेट बनाए और 12 बल्ले बनाए, तो उस स्थिति में हमें अधिकतम प्रॉफिट मिलेगा, z का मान मिलेगा और बल्लों की संख्या हो जाएगी 4 × 12 यानी 16। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण पर 3 घंटे मशीन पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से 17.5 प्रति पैकेट और बोल्ट पर 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों पर अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अब इस प्रश्न को भी हम सबसे पहले टेबल के फॉर्म में बदल लेते हैं और उसके आधार पर हमें असमीकाओं को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य जो है वो ये है कि हमें ज्ञात करना है कि कितने पैकेट नट के बनाना है और कितने पैकेट बोल्ट के बनाना है। तो हमने मान लिया कि x पैकेट नट के और y पैकेट बोल्ट का उत्पादन किया जाना है। अब ये नट x मशीन A पर इसको समय लगता है 1 घंटा, मशीन B पर समय लगता है 3 घंटा और इस पर लाभ है 17.50। ठीक इसी ढंग से नट बोल्ट पैकेट की संख्या y, मशीन A पर बोल्ट के लिए लगने वाला समय 3 घंटे, मशीन B पर लगने वाला समय 1 घंटा और लाभ 7 रुपये प्रति पैकेट है। अब ये टेबल देखते ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि हमें जो लाभ ज्ञात करना है वो लाभ हो जाएगा हमारा z = 17.50 × x + 7 × y = z। तो ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया। और हमें दिया हुआ है मशीन ए पर उपलब्ध समय 12 घंटा है, यानी x + 3y का मान 12 से कम होना चाहिए, ये पहली शर्त हो गई। और मशीन बी पर उपलब्ध समय भी 12 घंटा है, तो x + 3 × x + y का मान भी 12 से कम होना चाहिए। अब ये प्रश्न हमारा बन गया, इसको हम आसानी से ग्राफी विधि द्वारा हल कर सकते हैं, जिस ढंग से हम पहले हल करते आए हैं। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया है और इन चारों शीर्षों पर अब हम इस z का मान रख करके देखेंगे और हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में भी 3 की स्थिति में हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 3 बोल्ट और 3 नट के पैकेट बनाना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अगला प्रश्न देखें हम, एक कारखाना में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित मशीन तथा एक पैकेट
पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित मशीन का कार्य होता है। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 और पेंच बी के प्रत्येक पैकेट पर ₹10 का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाए जिससे लाभ अधिकतम हो तथा अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। प्रश्न से स्पष्ट है कि हमें ज्ञात करना है कि ए प्रकार के कितने पेंच बनाना है और बी प्रकार के कितने पेंच बनाना है। तो हमने एक्स मान लिया ए प्रकार के और वाई मान लिया बी प्रकार के। अब इसका हम टेबल बना लें तो सारा काम आसान हो जाएगा। तो ये हमने पेंच लिख लिए यहाँ पर ए बी। अब पेंच ए के लिए स्वचालित मशीन पर समय जो है वो 4 घंटे और बी के लिए 4 मिनट और 6 मिनट, और हस्तचालित मशीन पर 6 मिनट और 3 मिनट। और हम देख सकते हैं यहाँ पे उपलब्ध 4 घंटे का समय है। 4 घंटे यानी इसको यदि हम मिनट में बदलें तो 240 मिनट। तो ये 240 मिनट उपलब्ध समय है दोनों के लिए। अब हम यदि कंडीशंस देखें तो ये बन जाएगी 4x + 6y छोटा होना चाहिए 240 से। तो ये 4x + 6y छोटा है या बराबर है 240 से। ठीक इसी ढंग से 6x और +3y छोटा होना चाहिए 240 से। और हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 7x + 10y = z। ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया। अब बाकी का काम जो है ग्राफी विधि से इसको हल करना है जैसा कि हम करते आए, और शीर्ष हमें ज्ञात करना है। शीर्ष ज्ञात करने के बाद इन बिंदुओं पर हम मान रख करके देखेंगे शीर्ष वाले बिंदुओं पर, और हम देख रहे हैं 410 अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है जो 30-20 पर है, यानी x का मान 30 लेने पर y का मान 20 लेने पर हमें अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो पेंचों की संख्या हो जाएगी 30 और 20। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमें प्रश्न हल करने का एक स्वरूप प्राप्त होने लगा। तो शेष प्रश्न आप लोग स्वयं हल करने की कोशिश करें, और न आने पर इस वीडियो का आप उपयोग कर सकते हैं। तो केवल इस प्रश्नों को हल करने की जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। बाकी शेष प्रश्न आप स्वयं हल करें। ये प्रश्न आपके सामने से बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और जहां आपको न आ रहा हो वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इस यूनिट में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रश्नों को हम गणितीय रूप में बदलते हैं। तो गणितीय रूप में बदलने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है मैथमेटिक्स मॉडलिंग। तो जहाँ पर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं जिसमें किसी दी हुई समस्या को हम गणितीय रूप में बदलते हैं और उसके बाद में फिर उसका समाधान करते हैं। तो आप सभी को अब इन प्रश्नों का स्वरूप समझ में आ गया होगा, और इनको हल करने का तरीका भी आप लोगों ने देख लिया है। तो ये बहुत आसानी से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों की एक झलक आप लोगों ने देखी। तो आप सभी इन प्रश्नों को हल करें और हल करने का आनंद लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।